नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। आइए अब हम इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर चलते हैं। तो इसमें हमें डीप में जाने के पहले ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सब क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट मतलब हमारे पास कोई सैंपल स्पेस एस गिवन है हमें, और उसमें से हमें कहा गया है कि जो दो इवेंट हो रहे हैं ए एंड बी, वो आपस में डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब फर्स्ट ए कोई काम करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद ही बी कोई काम करेगा। ठीक है, मतलब ए और बी का जो आपस में वे ऑफ वर्क है वो डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हमें अगर कहा जाता है क्वेश्चन में, तो ये कहलाता है डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक सैंपल स्पेस है, उसमें द एज वर्क एंड बीज वर्क, मतलब जो इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों हम पता कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, उस केस में भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब कि दो अलग अलग सैंपल स्पेस है और उसमें ए और बी कोई काम कर रहे हैं, वो इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये दो तीन टर्म है, ये समझ में आना चाहिए। डिपेंडेंट इवेंट में ए और बी का वर्क आपस में डिपेंडेंट रहेगा, मतलब ए अपना काम करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम पता कर सकते हैं, एंड देन बी अपना काम करेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों अपना अपना काम करेंगे एक ही सैंपल स्पेस में, और इंडिपेंडेंट में इन दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जब हमारे पास इस टाइप के इवेंट्स होते हैं तो हमारे पास कुछ थ्योरम्स अवेलेबल है। फर्स्ट हम देख लेते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है, बस इतना ही हमें कहा गया है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ए और बी कोई इवेंट है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इवेंट है। ठीक है, और हमें कुछ नहीं कहा गया है, तो हम ये क्या कंसिडर करेंगे कि नथिंग स्पेसिफाइड, देन हम डिपेंडेंट ही बाय डिफॉल्ट लेकर के चलेंगे। अगर आप डिपेंडेंट केस लेकर के चलते हो, इसका मतलब आप क्या, केस ये वाला हो गया। अब हमें इस केस में से हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन से पता करने के मतलब आप क्या क्या इसमें से पता कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हम इंटरसेक्शन एंड यूनियन जो है वो पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो आप निकालोगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट केस अवेलेबल है। डिपेंडेंट केस में अगर हमें क्वेश्चन में ये पता करने के लिए कह दिया गया है कि ये वाला जो कॉमन एरिया है ए और बी के बीच में, जो कॉमन वर्क हो रहा है, जो कॉमन इवेंट परफॉर्म हो रहा है, आप वो बताओ, तो इसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसको आप लिख सकते हो ए एंड बी। एंड बी मतलब ए एंड बी। एंड मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, आप ए का भी निकालोगे, बी का निकालोगे और उसका मल्टीप्लाई आप करा दोगे। तो ये आप सेपरेट मतलब मल्टीप्लाई करा दोगे, ये नहीं कि आपने सेपरेट ए निकाला सेपरेट बी निकाला और आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं। हमें ए और बी के जो क्वेश्चन में कॉमन चीज कही गई है कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ये इवेंट ए भी परफॉर्म कर रहा है और ये इवेंट बी भी परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो क्वेश्चन में हमसे कॉमन चीज पूछी गई है वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, एंड ए यूनियन ऑफ बी क्या होगा, ये वाला पार्ट। दोनों का सेपरेट सेपरेट जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है वो होगा हमारा ए यूनियन ऑफ बी। दैट मीन्स ए और बी, दैट मीन्स ए प्लस बी। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि अगर कहीं एंड हमसे कहा जाता है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और हमसे कहा जाता है तो हम एडिशन करते हैं। ठीक,
तो अगर आपसे अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि दो सेपरेट सेपरेट इवेंट दे दिए गए हैं और उसके बाद में फिर कहा गया है कि एंड और यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप क्या करोगे, सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी ए और बी की निकाल लोगे और आप उससे या तो ऐड या मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर हमसे सेपरेट सेपरेट ना कहे कि डिपेंडेंसी अगर शो कर दी गई कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उस केस में आपका इंटरसेक्शन और यूनियन का केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और आपको वो चीज अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला होता है कि पी ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है। नाउ सेकंड केस है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब हमारे ए और बी के आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं दी गई है। जब डिपेंडेंसी नहीं दी गई है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो एंड उसको यहाँ पे आपका डिपेंडेंसी नहीं है तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा प्लस कर दोगे। ठीक। तो आइए इस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। In a simultaneous throw of two dice, find P, A or B. ठीक है। If A denotes the event a total of 11 and B denotes the event an odd number of each die, an odd number of each die मतलब हमें दो चीजें कही गई है। ठीक है। पहला तो हमें साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस, हमें टू डाइस को थ्रो करना है। उसके बाद में जब ए वाला डाइस थ्रो होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी टोटल ऑफ 11 हमें पता करना है। तो लेट सपोज हम ए प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। पी ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या कहा है, टोटल ऑफ 11, गेटिंग टोटल ऑफ 11 मतलब जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो जो हमें फ्रंट फेस पे मतलब टॉप फेस पे जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उनका टोटल 11 होना चाहिए। एक तो ये हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमसे कहा गया है कि एन ऑड नंबर ऑन ईच डाई, ऑड नंबर हमें चाहिए, ऑड नंबर ऑन ईच डाई। ठीक है। तो ये दो चीज हमें कहा गया है और हमसे पूछ लिया गया है पी ए और बी, हमें ये पूछा गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों इवेंट परफॉर्मर है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम थ्रो करेंगे तो एडिशन आना चाहिए, सेकेंड टाइम आप थ्रो करोगे तो आपका ये आना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम जो दोनों इवेंट है उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं कि फर्स्ट आप ये परफॉर्म करोगे देन ही आप ये परफॉर्म कर सकते हो। नहीं, आप अगर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो पहले पता करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऑड नंबर आना चाहिए। तो ये दोनों एक इंडिपेंडेंट आपके मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जो है आपका वो 0 हो गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब हमसे और पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन अ सैमुअल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड पी और ए। पी और ए मतलब आपको ये पता करना है पी ए यूनियन ऑफ बी। ठीक है। तो वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है। ये हमें पता करना है, ये तो हमारा ऑलरेडी 0 ही हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब टोटल आपको 11 चाहिए तो हम पी ए कैसे पता कर सकते हैं। दो डाइस को आप थ्रो करोगे तो या तो फर्स्ट टाइम में 5 आ जाएगा तो सेकेंड टाइम में आपको 6 चाहिए, टोटल हमें 11 चाहिए। या फर्स्ट टाइम में आपको 6 आ जाएगा फर्स्ट डाइस में और सेकेंड डाइस में आपको 5 आ जाएगा तो 11 होगा। इसके अलावा आप कोई भी नंबर आ जाएगा आपके पास 11 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए कितना हो जाएगा, टोटल फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं 2, आपको इन्हीं दोनों में से एक आंसर आएगा। टोटल केसेस कितने बनेंगे, सिंस आप टू डाइस को यूज कर रहे हो तो 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 2/36। तो ये हो जाएगा 1/18
ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑन ईच डाई। ऑड नंबर हमें चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट डाई में अगर 1 आ रहा है तो सेकंड में 1 आएगा, ये हम मानते हैं। इसके बाद फर्स्ट डाई में 1 आएगा तो सेकंड में 3 आएगा, फर्स्ट डाई में 1 आएगा तो सेकंड में 5 आएगा। इसके अलावा और कुछ में ऑड नंबर नहीं हो सकता है। नाउ अब फर्स्ट डाई में अगर 3 आ रहा है तो सेकंड डाई में 1 आएगा, सिमिलरली 3 आ रहा है तो 3 आएगा, सिमिलरली 3 है तो 5 आएगा। ये हुआ सेकंड दोनों का ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। नाउ अब हम थर्ड टाइम में देखते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम में अगर फर्स्ट डाई पे 5 आ रहा है तो सेकंड डाई पे 1 आना चाहिए, फिर अगर फर्स्ट डाई पे 5 आ रहा है तो सेकंड डाई पे 3 आना चाहिए, एंड अगर फर्स्ट डाई पे 5 आ रहा है तो सेकंड डाई पे 5 आना चाहिए। मतलब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ऑड नंबर ईच डाई, हर डाइस पे हमें ऑड नंबर चाहिए। तो ये इतनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल के आ रही है। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 फेवरेबल केसेस अवेलेबल हैं। तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस बी 9 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितना हो जाएगा, 36। तो ये हमारे पास आ चुका है। अभी यहाँ हम ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हम 2/36 ही ले लेते हैं इसको, तो ये हो गया 2/36 प्लस 9/36 माइनस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 11/36। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक एंड अ गैम्बलर bets that it is a spade or an ace। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें एक जो पैक है, जो कार्ड्स हैं, उसमें से हमें एक कार्ड, जो गैम्बलर है वो एक कार्ड निकालता है, बेट लगाता है कि ये या तो स्पेड है या और एन एस है। तो लेट्स हम देख लेते हैं कि ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, ठीक है, एंड बी इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एस है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बेट, ठीक है, तो अगर हमें बेट विन करना है तो वो क्या हो जाएगा, पी ए और बी, इन दोनों में से कुछ भी आ जाएगा तो जो गैम्बलर है वो बेट जीत जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब ये हुआ, तो यहां से हम पता कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 13 में से कोई भी एक निकल सकता है, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, तो ये हुआ 52। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें एस होना चाहिए। ठीक है, एस मतलब जो एस मतलब इक्का, इक्के हमारे पास कितने होते हैं कार्ड्स में, 4 इक्के होते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 इक्का और टोटल कितने कार्ड्स की टोटल पॉसिबिलिटी है 52। तो ये 4 इक्के में से कोई एक निकल के आएगा और ये 52 हो गया। नाउ अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो पी एंड ए में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये जो हम स्पेड और एस निकाल रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि जो हमने ये स्पेड निकाला है वो इक्का ही हो। हमसे तो एक स्पेड का कार्ड निकालने के लिए कहा गया, वो कौन सा है ये तो कहा नहीं गया है। तो यहाँ से हम पी ए एंड बी जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा, एक कार्ड हम यहाँ से निकाल रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय, वो या तो एस भी हो सकता है या स्पेड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो स्पेड हमें गिवन है, जो पान हमें गिवन है, पान में से हमें एक पान का इक्का भी तो हमारे पास आ सकता है अगर हम एक कार्ड निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन थी ये तो डिपेंडेंट हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/52 भी आ सकता है। मतलब जो हमें सेपरेट प्रोबेबिलिटीज गिवन थी उसमें से ये चीज कॉमन है कि जो हम एक फाइनल कार्ड निकाल रहे हैं वो स्पेड भी हो सकता है या एस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/52। नाउ अब हमें यहाँ से पता चल गया है, तो हम
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पता कर सकते हैं, तो हो जाएगा 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/13। नाउ हमसे पूछा गया व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट द विनिंग द बेट। ओड्स अगेंस्ट मतलब हमसे पूछा गया है, ओड्स मतलब रेशो एंड अगेंस्ट विनिंग द बेट मतलब जो जीत रहा है और उसके हारने का जो रेशो है वो क्या है। तो ये तो हुआ हमारा विनिंग द बेट, ये जीतने की प्रोबेबिलिटी हुई। तो अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द बेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/13। तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 9/13। तो अब यहाँ से ओड्स, ओड्स मतलब रेशो, ओड्स अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। ठीक है, अगेंस्ट विनिंग द बेट का है मतलब लूजिंग और विनिंग का रेशो हमें पता करना है। तो ये हो जाएगा 9/13 डिवाइडेड बाय 4/13। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 9/4 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 8 ब्लू बॉल। ठीक है, एक बॉक्स है उसमें हमें कहा गया है 5 रेड 8 ब्लू बॉल है। इट ऑल्सो कंटेन्स 4 ग्रीन एंड 7 ब्लैक। ये भी कहा गया है 4 ग्रीन 7 ब्लैक बॉल। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकालना है हमें, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ ग्रीन। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इट इज नॉट अ ग्रीन। तो ये जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तब हमने देखा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी इज नॉट टू अकर फाइंड करना है तो हम प्रोबेबिलिटी टू अकर फाइंड कर लेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ ग्रीन। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो है वो होने की आप निकालोगे। तो ग्रीन यहाँ पे कितने अवेलेबल है, बॉल 4। तो आप इन 4 में से कोई एक लोगे तो आपके पास 4 ग्रीन बॉल आ गई, उसमें से कोई एक आपने निकाला। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7, तो ये हो गया 24। तो ये तो हुआ ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ ग्रीन। तो नॉट अ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की। तो ये हो गया 1 माइनस 4/24। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 1 बाय इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6। तो ये हो जाएगा 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है नॉट ग्रीन होना चाहिए, तो पहले हम ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पता कर लेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो अभी तक तो हमने एडिशन थ्योरम देखा। नाउ अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमें क्या करना है कि अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी ए और बी जो निकल के आ रही है और वो डिपेंडेंट है तो उसका थ्योरम होता है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए। यहाँ पे ए जो है यहाँ पे ए जो है ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑकर हो गया, इवेंट ऑकर हो चुका है। ये जो P ऑफ A है, ये जो P ऑफ A आपको क्वेश्चन में कहा गया है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A का इवेंट है वो अकर कर दिया है। तो वो अकर होने के बाद हमसे जो B क्वेश्चन में कहा गया उसकी प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसको हम लिखते हैं P ऑफ B अपॉन A। ये हमारा कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब आपका A पहले अकर होगा उसके बाद ही आप B का प्रोबेबिलिटी निकालोगे। सिमिलरली यहाँ पे आपका B पहले जो केस है वो अकर होगा उसके बाद में आप ए की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हियर ए मस्ट हैपन ऑलरेडी।
ए आपका हो जाएगा, उसके बाद ही आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। यहाँ पे आप बी हो जाएगा, उसके बाद ही ए की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। तो उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, ये होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रिलेशनल प्रोबेबिलिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मतलब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अगर हमें पता करना है और वो डिपेंडेंट इवेंट का है, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या रिलेशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आना चाहिए। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब जो भी आपको इवेंट दिए गए हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब सेपरेटली आप एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, सेपरेटली आप बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल हमें निकालना है, गिवन है। टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 3 balls आर मेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमें 3 बॉल निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ इज 3 व्हाइट बॉल एंड द सेकेंड ड्रॉ 3 रेड बॉल। हमें ये कहा गया है, तो हमें ये कहा गया एक कंटेनर में 5 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल है एंड हमें 3 बॉल निकालना है एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहले हम 3 बॉल का एक बंच निकालेंगे, उसको बाहर ही निकाल के रख देंगे और फिर दूसरा 3 बॉल का बंच हम निकालेंगे। यही इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि हमें 3 व्हाइट बॉल निकालना है, तो हम पहले व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे P ऑफ A हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये व्हाइट बॉल हो गया, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाइट बॉल यहाँ पे कितने अवेलेबल है, 5, 5 में से हमें 3 निकालना है, तो ये हो जाएगा 5C3 डिवाइड बाय टोटल कितना है 13, 8 प्लस 5 13, तो ये हो जाएगा 13C3। तो ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। नाउ अब हमें निकालना है एंड द सेकेंड ड्रॉ इज 3 रेड बॉल। सेकेंड टाइम हमें 3 रेड बॉल निकालना है, लेकिन हमें ए तो ऑलरेडी निकल चुका है, जो व्हाइट बॉल है ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। अब हम रेड बॉल निकालेंगे, तो हम इसको लिखेंगे P ऑफ B डिवाइड बाय ए। बी हमें परफॉर्म करना है और ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें व्हाइट बॉल रेड बॉल निकाल, तो रेड बॉल कितने हैं टोटल 8, 8 में से आप 3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 8C3 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास बॉल कितनी बची थी, पहले 13 थी, लेकिन 3 जो आपने व्हाइट बॉल निकाली थी तो बाहर ही निकाल के रख दी, वापस बॉक्स में दोबारा डाली नहीं। तो टोटल अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस 13 माइनस 3 10। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगी 3 10C3। ओके, ये चीज समझ में आई। पहले लेट सपोज हमने माना कि ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल को हम निकाल रहे हैं, तो व्हाइट बॉल आप निकाल रहे हो तो व्हाइट टोटल है 5, 5 में से आप 3 निकालोगे तो 5C3 हो जाएगा, टोटल है 13, 13C3। नाउ यहाँ पे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो रही है कि फर्स्ट आप पहले निकालोगे, उसके बाद आप सेकेंड ड्रॉ निकालोगे। तो सेकेंड ड्रॉ में आपको 3 रेड बॉल निकालना है, तो फर्स्ट हमने निकाल दिया, तो ए आपकी निकल गई। बी हमारा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा 8C3, टोटल 8 रेड बॉल है तो उसमें से आपने C3 करके 3 निकाल लिया। नाउ पहले 13 टोटल बॉल थी, लेकिन अब सिर्फ 10 बची, क्योंकि जो आपने व्हाइट 3 निकाली थी वो वापस बॉक्स में नहीं डाली है, बाहर ही रख दी है। तो ये हो गया। तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/143, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7/15। ओके, नाउ इन दोनों को हमें ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा P A एंड B मतलब A इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B अपॉन A इज इक्वल्स टू 5/143 इंटू 7/15। तो ये हो जाएगा 7/429 इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose you take 2 cards from a standard pack of card one after another। ठीक है, हमारे पास कार्ड्स गिवन है, उसमें से हमें 2 कार्ड निकालना है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक निकालना है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट कार्ड, इसमें भी हमें रिप्लेस नहीं करना है। तो
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज एस? फर्स्ट कार्ड हमारा जो है वो एस होना चाहिए, एस ऑफ स्पेड, एंड द सेकंड कार्ड इज हार्ट। ठीक है, तो लेट्स ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड कार्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यहाँ से पता कर सकते हैं, एस ऑफ स्पेड। तो इस एस, वो भी स्पेड का एक ही कार्ड होता है, तो एक निकलेगा डिवाइडेड बाय टोटल कितना प्रोबेबिलिटी होगा, 52 कार्ड से हमारे पास, तो ये हो जाएगा। नाउ हमने वो कार्ड निकाल के बाहर रख लिया है, अब हमें उस कार्ड को रिप्लेस नहीं करना है, तो सेकंड कार्ड हमें चाहिए हार्ट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन है, यहाँ पर ए आपका ऑलरेडी अकर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, सेकंड कार्ड इज हार्ट होना चाहिए। तो हार्ट हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 13, उसमें से, लेकिन यहाँ पे 52 टोटल कार्ड थे, आपने एक कार्ड तो बाहर निकाल लिया, तो अब कितना बचा, 51। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज इतना एंड द सेकंड कार्ड इज हार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए intersection of b is equals to probability of a into probability of b upon a is equals to हो जाएगा 1/52 इंटू 13/51, तो ये हो जाएगा 1/204। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। Next question is, a card is taken from a standard pack of card one after another with replacement. ओके, हमसे कहा गया है कि एक कार्ड निकाला गया है किसी पैक से, वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक एक कार्ड निकाला गया विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक कार्ड निकाला गया है, उसको वापस रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब रख दिया गया है वापस। ठीक है, देन नाउ what is the probability that the first card is the king and the second card is the queen? That the first card is the king and the second card is the queen. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, let's suppose we will take the probability a if the first card is drawn is a king. ठीक है, तो probability of a will be king card, and what will be the probability, जो कार्ड के पैक होता है उसमें हमारे पास किंग कितने होते हैं, 4 किंग्स होते हैं। 4 किंग्स में से आपने एक कार्ड निकाला, तो 4 में से आपको कोई एक कार्ड आ जाएगा। टोटल कितने कार्ड्स आपके पास अवेलेबल है, 52। नाउ P of B is the probability of queen card. क्वीन कार्ड इज इक्वल्स टू, क्वीन भी हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन डिवाइड में हमें कितना लेना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कार्ड इज टेकन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब इन्होंने पहले किंग का कार्ड निकाला, और वो किंग मतलब एक कार्ड निकाला, वो किंग आ गया और उस कार्ड को वापस पैक में रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गए फिर से 52 टोटल कार्ड्स हो गए, तो ये 52 हो गया। नाउ अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताना है कि हमें इन दोनों में से किंग और सेकंड कार्ड क्वीन निकले, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू पी ऑफ के इंटू क्यू ऑफ के, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहे हैं। इस किंग कार्ड आने का क्वीन कार्ड आने पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्वीन कार्ड आने की किंग कार्ड आने पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/52 इंटू 4/52 इज इक्वल्स टू, इसको हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, तो हो जाएगा 1/169 इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक्सक्लूसिव इवेंट हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि दो कंडीशंस होती, मतलब दो जो वर्क करना होता है उन दोनों का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि टू इवेंट आर सेड टू बी एक्सक्लूसिव इफ पी
probability of A intersection of B is equals to 0। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास दो कंटेनर्स गिवन है, उसमें बॉल कुछ रखी हुई है या कोई भी सामान रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो उसमें से कह रहे हैं टेकिंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग, रेड बॉल। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें इन दोनों में से किसी में से भी रेड बॉल निकालना है, लेकिन जब मतलब प्रोबेबिलिटी बस ये होना चाहिए कि हम जो भी बॉल निकाल रहे हैं वो सिर्फ रेड बॉल ही आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट बैग से आए चाहे वो सेकंड बैग से आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें रेड बॉल होना चाहिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट सपोज E1, हम E1 और E2 दो इवेंट ले लेते हैं। E1 फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, E2 सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो E1 विल बी इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। ओके, सिमिलरली E2 इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमें फर्स्ट बैग लेना है या सेकंड बैग लेना है। हम तो अगर बॉल निकाल रहे हैं तो वो या तो फर्स्ट में से भी निकल सकती है तो सेकंड में भी से भी निकल सकती है। तो हमें तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लेकर के चलना पड़ेगी। एंड ए इज इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, नाउ तीनों हमारे पास चीज आ गई है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, if we want to find out, then first of all we will find the probability of selection of bag। ठीक है, तो लेट सपोज हमने अगर मान लिया कि फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E1, तो इसमें से रेड बॉल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनटू P ऑफ A divided by E1, where E1 is the selection of bag probability and A is the selection of ball, red balls probability, plus selection of second bag's probability P of E2 into similarly P of red ball divided by selection of second ball's probability, second bag probability। ये जो हमने लिखा है A अपॉन E, इसको हमने पढ़ा है, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, रिलेशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हमने क्या लिखा है। E1 मतलब आपने ये सिलेक्ट कर चुके हैं, मतलब ये वर्क ऑलरेडी हो चुका है एंड आप उसमें से अपना जो भी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं उसको निकालने की कोशिश करें। मतलब ए है तो ए को हमें निकालना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे E1 जो हमारा फर्स्ट बैग है उसको हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, नाउ अब हमें अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो P ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ बैग वंस प्रोबेबिलिटी। देखो हमारे पास दो बैग है, दो में से एक बैग को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, 1/2, क्योंकि हमें फर्स्ट को सिलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा 1। लेकिन डिवाइड में कितना आ जाएगा, दो बैग हमारे पास है तो ये हो जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 बैग होते तो ये हो जाते 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाता 1/3। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो बैग है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, नाउ रेड बॉल। अब हम फर्स्ट बैग पे आ गए हैं तो फर्स्ट बैग में से हमें रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल 4 बॉल्स है, तो 4 बॉल में से कोई भी एक हमारे हाथ में आ सकती है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल इवेंट ऑकर होने का क्या चांस है, 4 प्लस 3 7, तो ये हो जाएगा 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग। सेकेंड बैग मतलब इसका भी हो जाएगा 1/2, एक बैग आपको सिलेक्ट करना है तो वो सेकंड बैग हुआ, और टोटल कितना है नीचे डिवाइड बाय 2 बैग हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ से रेड बॉल आपको निकालना है तो रेड बॉल यहाँ पर है 2, इन 2 में से कोई भी एक आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 प्लस 1/4।
4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अगर हमें 2 बैग गिवन है, उसमें 4 रेड बॉल 3 ग्रीन बॉल है, तो आपको सिर्फ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर पता करना है तो आप ये निकाल सकते हो। इसमें एक्सक्लूसिव इवेंट का ये एग्जांपल इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों में से कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे की आपस में। हमसे सिर्फ रेड बॉल कहा गया, हमसे ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट बैग में से ही निकालो, सेकंड बैग में से ही निकालो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ रेड बॉल निकालना है, वो दोनों में से किसी से भी निकल सकता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी बैग्स या कंटेनर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे इनटू जो भी क्वेश्चन में कहा है बॉल निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होती है, इसी जो क्वेश्चन किया है इसी क्वेश्चन को हम समझ के बेस थ्योरम करेंगे। तो बेस थ्योरम का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 of probability of A by E2 divided by summation of probability of EI probability of A divided by EI। और सेम हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 बैग्स हैं इसमें 4 रेड बॉल है, इसमें 3 ग्रीन बॉल है, इसमें 2 रेड बॉल है, इसमें 2 ग्रीन बॉल है, और ये फर्स्ट बैग हो गया और ये सेकंड बैग हो गया। ठीक है, तो बेस थ्योरम बेसिकली तो ये है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ये जो लिखा हुआ है ये हमें समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं जिसमें 4 रेड 3 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन बॉल है, और इसमें हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, बट वो रेड बॉल जो है वो सेकंड बैग से ही आना चाहिए, ये हमसे कहा जाएगा। ठीक है, नाउ पिछले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि हमें सिर्फ रेड बॉल लेकर के आना, वो किस बैग से आ रही है वो हमें नहीं चाहिए, तो इसमें डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे की। लेकिन अगर हमसे कंडीशन डाल दिया जाता है कि पर्टिकुलर इस आइटम में से इस कंटेनर में से ये ही हमें चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो देखिए यहाँ पे P ऑफ E2 डिवाइडेड बाय A लिखा हुआ है। E2 क्या था हमारा, E2 था हमारा सिलेक्शन, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग डिवाइड बाय A, उसमें से रेड बॉल निकालनी है। तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया कि बैग हमने सिलेक्ट कर लिया, उसमें से हमें रेड बॉल निकालना है, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब सेकंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई, डिवाइड बाय समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ये हो गया सारे जितने भी कंटेनर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उसमें से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली तो ये जो फॉर्मूला है बस आप ये समझ लीजिए, अदरवाइज इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे तो वो बहुत इजी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, ओके, ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम वो कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा सेकंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी और A रेड बॉल था, इज इक्वल्स टू आपको क्या करना है, सेकंड बैग में से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड हमारे पास तो 2 टोटल बैग अवेलेबल है, तो 2 टोटल बैग में से हम क्या करते हैं कि इस बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं। तो 2 बैग हैं तो 1 बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू यहाँ से आपको रेड बॉल निकालना तो ये हो जाएगा 2 रेड बॉल अवेलेबल है तो 2/4 डिवाइड में आपके पास जितने भी कंटेनर्स हैं सबका आपको सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में रेड बॉल आपको लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैग हमारे पास है तो इसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इंटू यहाँ से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7। ठीक है,
प्लस नाउ सेकेंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू रेड बॉल कितनी यहाँ पर 2, तो यहाँ से रेड बॉल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/4। तो ये हुआ क्वेश्चन का आंसर कि अगर हमसे कहा जाता है कि हमें पर्टिकुलर इसी बैग से ही रेड बॉल निकालना है, तो आपको इस तरीके से करना है। जिस बैग से निकालने के लिए कहा गया है उस बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंटू उस बैग से रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी आप लिख लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड में जितने भी बैग्स आपको गिवन है सबका आप सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को लिख लोगे और उन सबको आपस में प्लस कर दोगे। तो ये बेस थ्योरम होती है और इसके थ्रू आप पर्टिकुलर उस बैग में से किसी चीज को निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 2 बैग्स 1 and 2। हमें क्वेश्चन में 2 बैग दिए हुए हैं, तो हम 2 बैग ड्रॉ कर देते हैं 1 and 2 containing 3 red and 4 white ball, 3 red and 4 white ball, 2 red and 3 white ball, 2 red and 3 white ball respectively। ठीक है, a bag is selected at random and a ball is drawn from it. If it is found to be red ball, find the probability that it is drawn from the first bag। हमें कहा गया कि फर्स्ट बैग से निकालना है और रेड बॉल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट बैग से निकालना है, तो फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की हम प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दो बैग है हमारे पास, तो इसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 इंटू रेड बॉल निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/7। ओके, नाउ अब हमें सारे बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उनसे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने फर्स्ट बैग लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू यहाँ से रेड बॉल आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस सेकेंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू रेड बॉल आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2/5। ओके, तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 3/7 डिवाइडेड बाय, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 29/35 एंड इसका आंसर आ जाएगा 15/29। सी कितने इजी और सिंपल तरीके से हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है एंड ये समझना है कि एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादातर जो है एक क्वेश्चन जो बेस थ्योरम है जो हमने ये पढ़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है बिकॉज इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सो और जो हमने समझ लिया है कि ये जो क्वेश्चन है हम बहुत ही ईजी तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक पे कमांड बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।